नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को संभागड़ी नमस्ते। आज का जो मेरा वीडियो है वो नारी पे है। पुरातन काल से सभी को पता है कि जो हमारा समाज था उसमें पहले तो नारियों को बहुत ही अच्छा स्थान दिया गया था। बाद में समय के साथ नारियों का जो स्थान था उसमें जो है चेंजेस आए, और चेंजेस आने के बाद फ्रेंड्स उसमें बहुत ही तब्दीली करने की ज़रूरत रही। लेकिन समय के साथ पुरुषवादी मानसिकता जो थी वो उसने हमेशा नारियों को जो है एक गुलामी और दास्ता के जीवन में जकड़ने की कोशिश करी, क्योंकि हमारा जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था और नारियों की दशा जो थी दिन प्रतिदिन जो है वो गिरती गई। और जैसे समय समय पर विश्व में अनेक प्रकार की क्रांतियाँ हुई, और कहते नहीं है कि कभी भी बहुत ही ज़्यादा किसी भी गुलामी अवस्था के बाद एक क्रांति होती है, एक ज्वालामुखी फटता है। उसी प्रकार से हमारे देश में, विश्व में नारियों के विकास के लिए और नारी के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास हुए, और उसमें बहुत ही विजय भी मिली, और नारियों का जीवन कई हद तक काफ़ी नारी के जीवन में बदलाव आया। परंतु आज जैसा समाज में दिखाते हैं कि हर तरह के गुलामी थी, उसका वो हुआ, निराकरण हुआ और देश को भी गुलामी से मुक्ति मिली, और आप सभी जानते हैं। परंतु पुरातन काल से जो नारी का स्थान था समाज में, और जिस तरीके से नारी को एक कहने के लिए, कहते नहीं हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं, तो बहुत सारे भारतीय विद्वान थे और ब्रिटिश काल में भी काफ़ी चेंजेस हुए। हर काल में जितना भी जैसा जैसा शासन रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ विद्वान लोगों ने नारी के लिए जो है प्रयास किया। उसमें हमारे देश में राजा राम मोहन राय, यानी बेंटिक, अर्ड मेकाले, ये सब भी थे, और बहुत सारे जो है हिंदू समाज के लोग थे। तो उन्होंने, उसमें पुरुष ही थे, और पुरुष ने ही जो था उसमें नारियों के स्थान को और समाज में नारियों की जो दशा थी उसको उसमें परिवर्तन करने के लिए संघर्ष किया, और कहीं हद तक नारियों के जीवन में काफ़ी बदलाव भी आया। उसमें आपको पता ही है कि नारी शिक्षा और सती प्रथा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनमें सुधार हुआ। मैं कल सती प्रथा के बारे में कल जो है एक वीडियो और फिल्म भी देख रही थी, और मैंने काफ़ी पढ़ा। तो आपको पता ही है कि राजा राम मोहन राय ने कितने हमारे देश के विद्वान थे जिन्होंने प्रयास किया, और उसमें ब्रिटिश भी थे विद्वान। तो उन लोगों के प्रयास के कारण ही आज हम जो है सती प्रथा नामक गंभीर, जो एक बहुत ही गंभीर अपराध वाली प्रथा है, उसका समापन हुआ। आज हम अगर नारी के रूप में आपके सामने एक वीडियो बना रहे हैं तो हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपको सभी को पता है कि सती प्रथा में क्या होता था। पर्दा प्रथा थी, कितनी रूढ़िवादित चीज़ें, बाल विवाह था, मतलब हर चीज़, कितनी दास्ता का जीवन जो है। हम हमेशा समाज में कहते हैं कि सभी धर्म के लिए कि ओबीसी है, एससी है, इनके निराकरण के लिए कि इनको जो है समाज में, तो इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। परंतु जो नारियों का मतलब सभी जातियों की जो नारियां थी उनके लिए किस प्रकार का जीवन था उसको समझ सकते हैं। इसमें किसी एक वर्ग या समाज की नारियों की बात नहीं होगी, ना ही किसी एक धर्म की नारियों की बात होगी। इसमें सभी
सभी धर्म की नारियों की बात होती है। विश्व स्तर पे भी इसको देखा जाए तो सभी नारियों की बात इसमें मैं करूँगी। जो मेरे माइंड में एक चीज़ है जो कौंती रहती है कि जैसे जैसे परिवर्तन हुआ और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बाल प्रथा, जो बाल विवाह था उसमें चेंज आया, नारी की शिक्षा में चेंज आया, नारियों को शिक्षित करा जाने लगा, अब बाल विवाह ख़त्म हुआ, तो कहीं ना कहीं नारियों का भी इसमें प्रयास रहा होगा। और उसके साथ में बहुत ही महान पुरुष, जो भारतीय पुरुष थे, उन्होंने हमारे देश में नारियों की दशा को समझा, जाना और उसको चेंज करने की एक पेशकश प्रस्तुत की और कितने आंदोलन हुए। उसके बाद धीमे धीमे चेंजेस आया और कहीं ना कहीं नारियों की जो शादियां थी या स्त्री की जो एक शादी की एक एज होती है उसमें भी चेंजेस हुआ, बाल विवाह ख़त्म किया गया और बहुत ही अच्छी है। फिर उसके बाद दूसरा चेंज आता है विधवा विवाह, और जैसे कि बचपन में ही बाल विवाह हो जाता था और छोटी अवस्था में ही, जैसे अगर पति का देहांत हो गया है और बाल अवस्था में 2-2.5 साल में विवाह हो जाता है, तो उसके बाद अगर 5-6 साल की भी हुई या 12 साल की उसका पति का देहांत हो गया तो वो विधवा। समाज में किस तरीके का उसका जीवन रहता था आप समझ सकते हैं ना। सफ़ेद वस्त्र पहन के बाल कटा दिए जाते थे, गंजा कर दिया जाता था, कितना अत्याचार औरत ने पुरातन काल से सहा है। ये नारी, सभी नारियों को समझना चाहिए कि हमारी जो हमारी पूर्वज नारियां थीं, उन्होंने कितना अत्याचार, कितना संघर्ष मतलब उनके जीवन में रहा होगा, कितना दुख उसको उन्होंने सहा। हम तो आज बहुत अच्छी अवस्था में हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो पूर्वज नारियां थीं तो उसमें उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया होगा कि इस जो नरकीय जीवन है इससे मुक्ति मिले, क्योंकि हर नारी को जीने का अधिकार है। अगर वो विधवा हो जाती है या उसकी शादी टूट जाती है तो क्या वो एक वस्तु है कि उसको दोबारा विवाह करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, कि उसको उसी जीवन साथी के साथ जो कि उसको नरकीय जीवन देता है या उसके मृत्यु के बाद वो एक कूड़े करकट के समान जो है, घर में एक वस्तु के समान उसका जीवन बना दिया जाता था और कैसे जीती थी। और दूसरा पर्दा प्रथा कैसी वो थी कि एक हमेशा ढक के, हमेशा वो करके, हम समझते हैं कि हमने इतिहास पढ़ा है कि उसमें कितने उस समय वैसा था, डाकू लुटेरे, तो इसलिए सब लोग अपनी बहू बेटियों को जो है सुरक्षित रखने के लिए पर्दा प्रथा रखते थे। लेकिन पर्दा प्रथा जो था वो एक प्रकार से अच्छी चीज़ है, आप उसका सकारात्मक चीज़ देखेंगे तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कट्टरपंथीता आ जाती है इसमें कि नहीं आपको ये चीज़ करना ही है, घूंघट हर वक्त लेना ही है और अपने को पूरा ढक के छुपा के रखना है, तो फिर नारी का अस्तित्व क्या है? नारी क्या है? मतलब नारी तो गुलाम है। नारी जो है वो दूसरों के अधीन एक वस्तु के समान है कि सामने वाला कहेगा तो हमेशा वो ढक के रहेगी और जो वो लोग कहेंगे तो वही करना है। ये सारी चीज़ें नारी के साथ ही क्यों होती हैं? आज हम इतने मॉडर्न और समाज में रहते हैं, उसके बाद भी आए दिन अपराध होते रहते हैं, गैंग रेप, फलाना ढिकाना, तो ये सब किस टाइप की घटनाएं हैं? और ये सब सुनने के बाद कैसा मन में एकदम वो होता है, कहाँ शिक्षित समाज की बात कही जाती है, उसमें नारियों को शिक्षित भी किया जा रहा है। परंतु आप ये बताइए कि पुरातन काल से कितना अत्याचार औरत सह रही है, सारी चीज़ों की बाउंडेशन सिर्फ औरतों के लिए क्यों है? इस चीज़ से कब मुक्ति मिलेगी कि समाज में अगर कोई लांछन होता है तो वो औरत पे ही आता है, उल्टा चरित्रहीन किस किस नामों से पुकारा जाता है। तो मुझे लगता है कि नारी जो है वो खुद अपने अस्तित्व को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करती, उसको गुलामी और दास्ता पसंद रहती है और नारी ही नारी की दुश्मन होती है।
कि नारी स्वयं, एक नारी अपने को बहुत अच्छा बताती है और सामने वाली जो नारी होती है उसको ख़राब करने की कोशिश करती है। आपको ये समझना होगा, या हम सबको ये समझना होगा कि हम सब नारी एक समान हैं और हम सबको मिल के अपने अस्तित्व की लड़ाई करनी पड़ेगी, जिससे हम पुरुषवादी समाज में जो है ये गुलामी जो है स्त्रियों के ऊपर जिस टाइप से गुलामी रही और गुलामी आज भी है, इतने शिक्षित समाज होने के बावजूद भी आज लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच रही हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं परिवारवाद में और समाज में वो स्थान महिलाओं को नहीं मिल पाता है, चाहे वो ऑफिस हो या दफ्तर या समाज हो। हमेशा उपेक्षा का शिकार रहती हैं वो, और हमेशा बस उनको एक, अगर वो घर में है तो सारी जिम्मेदारी उनकी घर पे परिवार को संभालने की दी जाती है। अगर परिवार में कुछ गड़बड़ होता है तो भी स्त्री को ही कहा जाता है कि ये बहू खराब है और फलाना खराब है मतलब हमेशा स्त्रियों को ही लांछन लगाया जाता है। आपने कभी सोचा है कि साइकोलॉजिकल उसके माइंड पे, उसकी हेल्थ पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा? क्योंकि एक शिक्षित स्त्री और जिसको इस टाइप से दिन रात ससुराल हो या परिवार ससुराल परिवार और समाज में अगर इस टाइप से बोला जाता है तो हमेशा ये सिखाया जाता है नारियों को कि आप जो है बेटा सहन करो, इग्नोर करो। क्यों इग्नोर करें, क्यों सहन करें? ये सारी जिम्मेदारियां एक स्त्री को ही क्यों दी जाती हैं? अगर हम सहन करते हैं और हम इग्नोर करते हैं, उसके बाद भी तो हम स्त्रियों को लांछन लगाया जाता है कि अगर समाज में कोई घटना किसी पुरुष ने किसी स्त्री पे लांछन लगा दिया झूठा, तो उसमें उसकी जो पत्नी होगी, अगर कोई पति ख़राब है और वो 10 जगह मुंह मारता है और उसने किसी और भी लड़की को परेशान किया, तो उसमें जो है उस झूठे पुरुष की पत्नी ही उसके साथ आएगी, उस लड़की को आक्षेप लगाएगी, आरोप लगाएगी, मेरे पति को फंसा लिया। अरे आप एक नारी हो के दूसरे नारी को ऐसे कैसे कह सकती हो? आप अपने पुरुष को देखो ना कि आपके पति में कितनी कमी है, कितनी गड़बड़ी जो आपको छोड़ के दूसरी स्त्री के पीछे नाच रहा है। हाँ, और आप एक नारी हो के दूसरी नारी को ऐसे कैसे आरोप लगा सकते? तो कहते हैं ना कि नारी ही नारी की दुश्मन होती है, ये सत्य बात है। नारी ने अपने कभी अस्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास नहीं किया, हमेशा बस दूसरों के कंधों पे गुलामी स्वीकार की, और मेरे पति, मेरे शौहर और मेरे बस सिर्फ पति और ससुराल और बच्चे, बस इसी में उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसके बाद भी आपका क्या अस्तित्व हुआ? आपका जब बुढ़ापा आता है तो आप फिर रोते क्यों हो कि आपके बच्चे जो है आपके, जिनको आपने पूरी ज़िंदगी पाला वो आपके लिए कुछ करते हैं? नहीं करते हैं ना। फिर आपको एक कूड़े की तरीके से फेंक के कोने में रख दिया जाता है। तो आपने अपने अस्तित्व को खुद धूमिल किया ना, आपने अपने अस्तित्व को पहचाना नहीं। आपको ये सिखाया गया कि माँ बाप ने भी यही सिखाया, बेटा जाना ससुराल में नाक ना कटाना। तो माँ बाप जो कह रहे हैं, बड़े हैं वो कह रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको कितनी बुद्धि दी है। आप स्त्री हो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक वस्तु हो। आपको भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है। आप अपनी बुद्धि विवेक, आप अपनी जो एजुकेशन है उससे कब जानेंगे कि आपका अपना एक अस्तित्व है, आपको उसके लिए लड़ाई करनी है? कि आप हमेशा गुलामी और दास्ता और नरकीय जीवन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ती रहेंगे। क्यों? क्योंकि समाज में ये प्रथा प्रचलित है। समाज में बहुत सारी प्रथा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पूर्वजों में या हमारे ग्रंथों में बनाई गई, लेकिन वो उस समय बनाई गई थी जब पुरातन काल था, उस समय। लेकिन हम आज की पीढ़ी हैं, आज की पीढ़ी में हमें जिस तरीके का परिवेश है, जैसा समय है, हमें उसमें चेंजेस करके उसके अनुसार चलना है। पुरातन काल में तो गाड़ी गड्ढा कुछ होता था, लाइट होती थी, कुछ नहीं होता था, कितना कठोर कठिन जीवन होता था, वैसे जिया जाता था। परंतु आज मशीनी युग है, तो मशीनी युग में भी आप जो है अपने दिमाग को एकदम गुलामी की दास्ता में जकड़ कर क्यों वैसे रहना चाहती हैं? आप अपने आप को मजबूत क्यों नहीं बनाती हैं? आप समाज में जो स्त्री जाती है उसमें जो इतनी चेंजेस लाने के लिए क्यों नहीं आंदोलन करते हैं सब लोग मिलके? आपको एजुकेशन दी जाती है और कहा जाता है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। परंतु मैं समाज में देख रही हूँ, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, मैं कोई लीडर या नेता या मैं कोई शिक्षाविद नहीं हूँ। जो मेरे माइंड में ये सब बातें कौनती हैं, उस चीज़ को मैं इस वीडियो के माध्यम से बना के डाल रही हूँ कि आज जितना कहा जाता है
कि समाज में कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। लेकिन आज के समय में इतना एजुकेटेड और इतना शिक्षा देने के बावजूद भी लड़कियों के विवाह में उनके माता पिता भर भर के दहेज देते हैं, जिसको वो बाद में कहते हैं हमने गिफ्ट दिया। क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है ना, तो वो दे रहे हैं और लड़की जो है वो एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं 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 दीजिए, हमको चाहिए, गिफ्ट चाहिए, खूब दहेज चाहिए, हमारे ससुराल वालों को दीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की वहाँ जाती है, फिर वो वहाँ से रोना स्टार्ट करती, पापा ये, पापा वो, फलाना ढिकाना ऐसे है, ससुराल वाले फलाना है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। तो आपने उस टाइम क्यों नहीं आंदोलन किया? जब आपके माता पिता आपको एजुकेशन देने के बाद, आपको काबिल करने के बाद, आपको जब पढ़ा रहे थे, तो आपने उस टाइम क्यों नहीं अपने कैरियर पे ध्यान दिया, अपने जीवन पे क्यों नहीं फोकस किया? तब तो आपको ये था कि एक सुंदर सा लड़का मिल जाए, एक अच्छा सा परिवार मिल जाए, क्योंकि आपको पुरातन काल से गुलामी की आदत पड़ गई है ना। आपको अपना अस्तित्व पहचानने की, समझने की कि आप हैं क्या, आप इसको जानना ही नहीं चाहती हैं। आप तो मोम की गुड़िया की तरीके से पहले माता पिता के यहाँ पढ़ी लिखी, पैदा हुई, फिर वहाँ से चली, फिर ससुराल चली गई, तो फिर वहाँ का जीवन आपने सोचा वहाँ पे भी ऐसे करेंगे, बच्चे होंगे, ये वो। परंतु आपने कभी ये सोचा कि आपके माता पिता आपको एजुकेशन दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, तो आप अपने जीवन की क्या रूपरेखा बना रही हैं? क्योंकि आपको तो अपने बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। आपको तो सिर्फ दिन रात ये सोचना है कि ब्यूटी, मेकअप और ये सब फैशन, ये ज्वेलरी, ये सब पे फोकस करना है ना, कि आप कितनी सुंदर लग पाएँ। जीवन सुंदरता 2 दिन की होती है। ब्यूटी पार्लर जाने के बाद मेकअप करा लिया आपने, आपकी शादी हो गई, आप पार्टी अटेंड कर ली, उसके बाद जब आप गृहस्थी में प्रवेश करती है ना, तो वहाँ पर आपकी बुद्धि और विवेक और आपकी एजुकेशन, आपकी तर्क शक्ति, ये सब काम आती है। वहाँ पर आपकी ब्यूटी काम नहीं आती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन और ब्यूटी में बहुत अंतर होता है, सामाजिक जीवन में भी। क्योंकि आज का जो समाज है वो कैसा है? भौतिकवादी समाज है। तो भौतिकवादी समाज में और पूंजीवादी समाज कैसा होता है? आपको पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। तो आप अपने अस्तित्व की लड़ाई कब करेंगी? आप अपने आप को कब जानेंगी? कब? कि ज़िंदगी भर बस दूसरों के टुकड़ों पे और दूसरों की गुलामी, और फिर रोना, दिन रात रोना कि मुझे ये नहीं मानते, मैं ये परेशान, मेरे पे ध्यान नहीं दिया जाता है, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। आपको परमात्मा ने एक जीवन दिया है, और आप अपने जीवन को जब तक खुद समझेंगी नहीं कि आप हैं क्या, जब तक स्वयं पे फोकस नहीं करेंगी, और जब तक ये गुलामी, कभी माता पिता, कभी परिवार, कभी मायके की जिम्मेदारियाँ, कभी ससुराल की जिम्मेदारियाँ, फिर आपका ये सब एक जिम्मेदारियाँ हैं, इनको करने के बाद आपने अपने ऊपर क्या फोकस किया, अपने जीवन का क्या एम बनाया, आपने अपने जीवन में क्या किया? सिर्फ ये कि आप एक नारी हैं, तो शादी अगर आपकी होगी तो आपको बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है, लेकिन वो सभी नारियाँ करती हैं, कहा जाता है, नारी, शादीशुदा नारी जो होती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं चलती है, चाहे वो मैके में हो या ससुराल में हो या कहीं पे भी हो, ज़िंदगी एक जैसी नहीं चलती। जब मिस हैपनिंग होती है किसी के साथ, और जब जीवन में दुख आता है, मिस हैपनिंग हो गई, सपोज करिए किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी के बच्चे की डेथ हो गई, या परिवार ही नहीं रहा, और इधर अगर शादी नहीं करती हैं तो इधर कोई परिवार में साथ में नहीं, तो आप अपने जीवन को कैसे चलाएंगी? और अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आप अपने जीवन को दोबारा कैसे जो है सुचारू करके फिर से चला पाएंगी? कि बिल्कुल टूट के मरना पसंद करेंगी, कि फिर समाज में उठ के और महिलाओं के लिए उदाहरण बनाएंगी कि जिन महिलाओं के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उनको कैसे जीना चाहिए? यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने जीवन को कैसा बनाती हैं, और उस जीवन से दूसरी जो महिलाएं हैं उनको भी कैसे उठाती हैं। क्योंकि अगर समाज में
समाज के ठेकेदारों ने स्त्री को बदनाम करने का, गिराने का ठेका ले रखा है, तो स्त्रियों को स्वयं अपने अस्तित्व को उठाने का ठेका लेना चाहिए कि समाज में, पुरुषवादी समाज में हमेशा स्त्रियों को हमेशा गौड़ कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। जब तक स्त्री अपने अस्तित्व को पहचानेगी नहीं और जब तक अपने आप को नहीं पहचानेगी कि वो क्या है और वो क्या कर सकती है, तब तक स्त्री का विकास कभी नहीं होगा। स्त्री हमेशा पराधीन ही रहेगी। तो यहाँ पर आप अपने अस्तित्व को जानने के लिए स्वयं पर फोकस करिए, मेडिटेशन करिए, कम से कम 1 घंटा तो अपने लिए निकालिए और जानिए कि आप हैं क्या, क्या है आप, क्या चीज़ें हैं। आज की नारियों से भी कहना चाहूँगी, जो लड़कियां इतना पढ़कर इतनी हाई पोजीशन पर भी होने के बाद उन लड़कों से या उन ससुराल वालों के घर पे जाके या ऐसे लड़कियों को पसंद करती हैं जो उनके लेवल का होता है, उसके बाद भी हाई पावर, हाई स्टेटस और इतना दहेज दे के हाई पावर को शो करके इतने महंगी सब चीज़ें करने के बाद शादियों में देखिए आप कितना करोड़ों रुपए, लाखों रुपए। इससे समाज में क्या संदेश जाता है? जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बेटियों के लिए कितनी वो होती, क्योंकि दहेज को आप बढ़ावा दे रही हैं ना कहीं। आप समाज में अगर बहुत एजुकेटेड है, आपको शिक्षा दी जा रही है, तो आप समाज में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करिए कि आप समाज में दिखाइए कि हम इतनी एजुकेशन पाने के बाद हम कितने सिंपल तरीके से और कैसे सिंपल हाई स्टेटस में शादी कर रहे हैं, सिंपल तरीके से बिना दहेज के। तो समाज में एक संदेश जाएगा कि देखिए पढ़े लिखे लोग जो है वो दहेज नहीं लेते हैं। लेकिन समाज में तो आपको तरह तरह की रस्में और इतना पंप ऑफ पावर और मनी, तो आप कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार हैं ना अपने अस्तित्व के लिए। और जब तक ये आप समझेंगे नहीं तब तक आप किसी भी पोजीशन पे हो जाइए और चाहे कुछ भी बन जाइए, लेकिन आप अकेले में बैठिएगा और स्वयं से पूछिएगा क्या आप खुश हैं किसी भी पद पे होने के बाद। और स्वयं आंखें अपनी क्लोज करने के बाद आप अपना पूछिएगा कि क्या आपका जीवन स्वयं के लिए है कि गुलामी के लिए है, कि आप किसी की गुलामी की ज़िंदगी जो है अभी भी स्वीकार करके बस उसके कहने के अनुसार चल रही हैं। क्योंकि आपको हमेशा दूसरों की चिंता रहती है, आपने कभी अपना अस्तित्व समझा ही नहीं कि आपका भी अपना एक अस्तित्व है, आपकी भी एक अपनी गरिमा है, आपका परिवार में एक अहम ओहदा होना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको तो बस एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आपको परिवार में सबको लेके चलना है। ठीक है, अगर कोई इस परिवार का सदस्य जो नाराज़ रहेगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। ठीक है, कि नहीं बहू जो है वो ऐसी। अरे लोगों का काम है कहना, आपके मन की संतुष्टि क्या कहती है, आपके मन की संतुष्टि क्या कहती है कि आप उतना ही लेवल तक काम करेंगी ना जितना आपका शरीर, आपका माइंड कहेगा। आप 24 घंटे में से 24 घंटे वर्क तो नहीं कर पाएंगी ना, तो किसको खुश करने के लिए आप अपना जीवन पूरा बर्बाद कर रही हैं? माता पिता, मायका कि ससुराल, इसी में आपकी पूरी ज़िंदगी उलझ के ख़त्म हो जाती है। फिर बच्चे, आपका अपना अस्तित्व क्या है? कभी बैठिए और फिर 1 घंटे में एकांत में सोचिएगा कि आपका इतना जीवन में आपने स्वयं के लिए कब जिया, क्या किया, क्या महिलाओं की मोटिवेशन के लिए काम किए, क्या नारी जाति के लिए आपने किया, और फिर उसको लिखिएगा। अगर कुछ किया हो तो बताइए, तो मुझे तो बहुत गर्व होगा कि हाँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें जानना और स्वयं समझना स्टार्ट किया है और समझने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोगों को मेरा ये वीडियो नहीं अच्छा लगेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आप स्वयं के लिए जीना नहीं सीखेंगे ना तब तक आपको कोई भी जीना नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो स्वयं के लिए सबसे पहले जीना। और जो समाज में ये इतनी सारी जो नारी जातियों की जो गंदगियां हैं ना, इसको समाज में समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं एक एक कदम सब लोग पहले उठाना स्टार्ट करिए। क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है ना, तो एक एक नारी का
प्रयास जो रहेगा वो समाज में बहुत सारी जो रूढ़िवादिताएं हैं उसको समाप्त करेगा, और उसके लिए सभी बहनें प्रयास करेंगी, क्योंकि हम कोई वस्तु नहीं हैं। हमें जीने का पूर्ण अधिकार है, सोचने समझने हर चीज़ का अधिकार है। ये नहीं है कि हम दूसरों के दिए गए डिसीजन को सिर्फ मानकर उसको फॉलो करके कि दूसरे खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। हमें ये भी देखना है कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं। सबसे पहले हमें देखना है, और दुनिया हमें रुलाएगी तो हम रोते रहेंगे। हमारे पास एक बुद्धि है, विवेक है, और अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट करिए। नमस्ते।